विद्यार्थी मित्रों सुप्रभात। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोश एक परिचय अर्थात शब्दकोश और अन्य कोश का प्राथमिक परिचय। इस आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और उससे जुड़े हुए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक सवाल आप लोगों से मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि किसी शब्द का जब अर्थ जानना चाहते हैं या पढ़ते हुए किसी शब्द के अर्थ पर जब हम समस्या आ जाती है उसको समझने में, तो हम इस शब्द के अर्थ कहाँ खोजते हैं? और बिल्कुल सही कहना है आप लोगों का। इसका सही उत्तर है कि हम शब्दकोश ढूंढते हैं। तो हम शब्दकोश में जाते हैं और उस शब्द को खोज कर उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं और उसके अलग अलग अर्थ अलग अलग आयामों में क्या है ये हम समझ पाते हैं। कोश या शब्दकोश का अर्थ पहले समझते हैं। परिभाषा अगर उसकी देखें तो उस ग्रंथ को या उस पुस्तक को हम शब्दकोश या कोश कहते हैं जिसमें शब्दों को अर्थ सहित किसी क्रम विशेष में सुनियोजित रूप से रखा जाता है। शब्दों का भंडार कोश यानी एक तरह से एक शाब्दिक अर्थ कोश का अगर देखें तो मतलब होता है भंडार या खजाना। तो एक तरह से आसान स्वरूप में अगर कहे तो शब्दकोश का मतलब है शब्दों का खजाना, जिनको वहां पर सिलसिलेवार एक विशिष्ट क्रम में रखा जाता है सुनियोजित रूप में, उसे कोश कहा जाता है। शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। एक भाषा भाषी समुदाय मतलब क्या कि एक विशिष्ट समुदाय के लोग जो भाषा बोलते हैं। देखिए, भाषा जो है अलग अलग समुदायों में बोली जाती है, विशिष्ट वर्ग के द्वारा उसको बोला और समझा जाता है। तो इस भाषा विशेष के जो शब्द होते हैं, कोई भी हो सकती है, मराठी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है या दुनिया की कोई भाषा हो सकती है। तो उस भाषा के शब्द उसमें दिए जाते हैं। अब अलग अलग प्रकार की भाषाओं में एक भाषा से दूसरी भाषा के अर्थ भी मिलते हैं, उसकी भी बात हम करेंगे। तो इस शब्दकोश में शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप और विभिन्न संदर्भ परक अर्थ भी दिए जाते हैं। यानी शब्द का अर्थ तो दिया ही जाता है, लेकिन वो अर्थ देते हुए वो जो शब्द है वो कहाँ से आया, उसका स्रोत क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, वो किस लिंग में प्रयुक्त होता है, उसके संदर्भ अलग अलग अर्थ में क्या हो सकते हैं, ये भी जानकारी उसमें दी जाती है। अलग अलग भाषाओं में भी शब्दकोश होते हैं। शब्दकोश की जब हम बात करते हैं तो एक भाषा से दूसरी भाषा में, जैसे हिंदी से अंग्रेजी अर्थ होते हैं, अंग्रेजी से हिंदी अर्थ होते हैं, या अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से मराठी, या हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से मलयालम, मलयालम से और कोई अन्य भारतीय भाषा, इस प्रकार के भी शब्दकोश हो सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ, जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ होते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव के द्वारा जो ज्ञान संचित किया जाता है उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया। जैसे राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ संदर्भ ग्रंथ अगर है तो उस राजनीति विज्ञान के जो कुछ प्रमुख बिंदु है, अलग अलग तत्व है, उनकी जानकारी उसमें होती है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं और सबसे बड़ा विशद रूप इसका विश्व ज्ञान कोश होता है। इसमें मानव के द्वारा प्राप्त किया गया हर ज्ञान, सभी प्रकार की जानकारी संक्षिप्त रूप में वहाँ संकलित होती है। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान होता है, यानी छोटे से छोटे उस ग्रंथ में पूरी दुनिया का ज्ञान देने की कोशिश की जाती है। जब किसी विषय पर तुरंत जानकारी हमें चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्राप्त करनी आवश्यक होती है, तो संदर्भ ग्रंथ हमारे काम आते हैं। वैसे आज स्थितियां बदल गई है। संदर्भ ग्रंथ देखने से पहले हम इंटरनेट पर पहुंच जाते हैं, तो इंटरनेट का ज़माना होने के कारण कहीं न कहीं संदर्भ ग्रंथों को देखना, उसके बारे में जानना, ये कहीं न कहीं कमी आई है। लेकिन कोई बात नहीं,
इसका ई संस्करण या ई रूप भी उपलब्ध हो जाता है। मतलब चाहे ई रूप में आए या ऑफलाइन में आए, उसे हम संदर्भ कोश ही कहेंगे। संदर्भ ग्रंथों की जो जानकारी होती है वो भी सिलसिलेवार शब्दकोश के जैसे नियम होते हैं, शब्दों के क्रम के नियम जैसे होते हैं, वैसे ही संदर्भ ग्रंथ के भी जानकारी के उस क्रम के कुछ नियम निर्धारित होते हैं। साहित्य कोश और चरित्र कोश। संदर्भ ग्रंथों के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार है साहित्य कोश और चरित्र कोश। साहित्य कोश में साहित्यिक विषय से जुड़ी हुई जानकारियां, जो साहित्यकार है उनकी जानकारियां उसमें संकलित होती है। चरित्र कोश में विशिष्ट क्षेत्र में, जैसे साहित्य में, संस्कृति में, विज्ञान आदि क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व आदि की जानकारी इस चरित्र कोश में संकलित होती है। अब शब्दकोश और उन शब्दकोश में शब्दों का क्रम कैसे निर्धारित होता है, इसको जानना जरूरी है। तो 3 प्रकार से यहाँ पर होता है क्रम लगाने का एक नियम जो बना है। एक होता है वर्णानुक्रम, अर्थात अकारादि क्रम, यानी अ आ ई से लेकर जो है वर्ण के क्रम के अनुसार जो हमारी वर्णमाला में होते हैं। दूसरा अक्षर क्रम, अर्थात अक्षरों की संख्या, यानी एक अक्षर के पहले फिर 2 अक्षर, फिर 3 अक्षर, 4 अक्षर, इस तरह। फिर विषय क्रम, विषय को विशिष्ट क्रम देकर उस क्रम में शब्दों को प्रस्तुत किया जाता है। वो किस विषय से जुड़े, विज्ञान से है, साहित्य से है, भूगोल से है, इतिहास से है। और व्युत्पत्ति क्रम, यानी जहाँ जिस प्रकार से, जिस भाषा से उनकी व्युत्पत्ति हुई है, उसके आधार पर शब्दों का क्रम रखा जाता है। तो इसमें जो है सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रचलित जो क्रम पद्धति है वो है वर्णानुक्रम, ध्यान रखिएगा। तो वर्णानुक्रम ही सर्वाधिक प्रचलित है और उसको उसी रूप में अपनाया जाता है, और यही वर्णानुक्रम पद्धति को सभी कोशों में लगभग जो है उसका अनुपालन किया जाता है। अब शब्दों के विभिन्न भाषाओं में भी अर्थ होते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कि जैसे हिंदी शब्दावली है, तो हिंदी से हिंदी के अर्थ देने वाले शब्दकोश तो है ही, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी, फिर मराठी, मतलब एक भाषा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, यानी 3-3 भाषाओं के भी एक साथ अर्थ मिलते हैं, 2 भाषाओं के मिलते हैं। कहीं प्रशासन से जुड़ी हुई अगर कोई शब्दावली है तो अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, क्योंकि भारत की राजभाषा हमारी हिंदी है और इसलिए भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जैसी संस्थाएं बड़े बड़े कोश जो है इस संदर्भ प्रकाशित करती है और कार्यालयीन कार्य में उसकी सहायता होती है। अब वर्णानुक्रम कैसे रखा जाता है कि हिंदी के सभी कोशों में देवनागरी वर्णमाला के अनुसार ही रखा जाता है। मतलब अगर हमें कोई शब्द ढूंढना है शब्दकोश में, तो हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, यानी किस क्रम से वर्ण आते हैं, किस वर्ण के बाद कौन पता होना चाहिए। अब इसको एक आमतौर पर क्रम शब्दकोश में इस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ ये पूरे वर्ण नहीं है, ये केवल उतने वर्ण हैं जो शब्दकोश में होते हैं। अब आमतौर पर हमारी वर्णमाला शुरू होती है अ से और खत्म होती है ज्ञ पर, लेकिन शब्दकोश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल पक्का इस बात को ध्यान में रखिएगा आप कि शब्दकोश की शुरुआत होती है अम से, फिर अम आहा के बाद अ आ ई उ री ए ओ औ तक के स्वर के बाद फिर व्यंजन शुरू होते हैं, फिर क ख ग घ ङ इस प्रकार से ह तक। और जब क शुरू होता है तो क में भी पहले क से शुरू होने वाले क से नहीं, कम से, अर्थात वही स्वरों का जो क्रम है वो व्यंजनों में भी निश्चित होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे पहले क से जब क खंड जब शुरू होगा तो पहले कम, फिर कहाँ, फिर क से शुरू होने वाले, फिर का से शुरू होने वाला शब्द, फिर की से, फिर बड़ी की से, फिर
साथ बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ जो शब्द है, फिर री की मात्रा लगा हुआ, फिर ए ओ औ की मात्रा क के साथ लगने के बाद जो शब्द शुरू हो, इसी क्रम में, यानी एक जिसे हम 12 खड़ी कहते हैं, उसी क्रम में वो चलता है। लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि अ से शुरू नहीं होता है, अम से शुरू होता है, यानी अनुस्वार के साथ ये शुरू होता है। जैसे च है तो च से शुरू होगा, प है तो पांव से शुरू होगा, इस प्रकार। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि शब्दकोश में अंतिम वर्ण होता है ह। देखिए, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जनरल नॉलेज की परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हिंदी शब्दकोश में अंतिम वर्ण कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर होता है ह, क्योंकि य पर भले हमारी वर्णमाला समाप्त होती है, लेकिन इसका सही उत्तर है ह। ह हिंदी शब्दकोश में अंतिम वर्ण होता है। अब यहाँ पर देखो, इस क्रम में शब्द रखे जाते हैं। सबसे पहले अम, फिर चंद्र बिंदु के साथ, फिर आहा, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, क। फिर क के बाद आपका क्ष आ गया, क्योंकि एक शब्द जो है संयुक्त व्यंजन है, क से मिलकर बना है। फिर ख, ग, घ, च, छ, ज के बाद आ गया ज्ञ, क्योंकि ज के साथ संयुक्त होकर ज्ञ वर्ण बना हुआ है। फिर वही बात त्र की है, त के बाद त्र होगा, इसलिए क्ष, त्र, ज्ञ जो अंत में आने वाले वर्ण है, वो बीच में जिस वर्ण के साथ संयुक्त होने के पश्चात वो बने हैं, उस क्रम में उनको रखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ शब्दों का क्रम दिया है, देखो, अंक, फिर अचरज, उपकार, ऋतु, एक और, इसी क्रम में ये आएंगे। जैसे अम पहले आया, फिर अचरज अ से आया, फिर उपकार अ के बाद उ, फिर उ के बाद री के बाद ए और फिर औ। इस प्रकार से ये शब्दों के क्रम आगे बढ़ते जाए। संयुक्त व्यंजन, जैसा पहले ही आपको बता दिया गया कि संयुक्त व्यंजन अंत में भले हमारी वर्णमाला में आते हैं, लेकिन शब्दकोश के अंतर्गत उनको उसी क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देख लीजिए, क और श, इनसे बना हुआ जो अक्षर है, वर्ण है क्ष, वो क वर्णमाला में यानी क के क्रम में आपको मिलेगा। जब क की सभी स्वरों के साथ मिलकर शब्द खत्म हो जाते हैं, जैसे कम से लेकर क तक, जब क खत्म हो जाता है तो हलंत क से बनने वाले शब्द वहां शुरू होते हैं। तो वहां कौस्तुभ मान लीजिए शब्द है, तो कौस्तुभ अगर अंतिम है, उसके बाद क्यारी शब्द आएगा, फिर उसके बाद क में य मिला हुआ जो शब्द है, य के बाद श आता है, इसलिए क्यारी के बाद क्षत्रिय आदि इस तरह के शब्द जो है वो वहां आपको मिलेंगे। वही बात त्र के संदर्भ में है। त वर्ग में यानी त के क्रम में जब तौ तक शब्द खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हलंत त से शब्द शुरू होंगे और फिर जो र वर्ण उसके साथ आधा जुड़ा हुआ है, त्र शब्द बना है, तो त्र शब्द वहां तौ के बाद या र से भी पहले अगर कोई आधा अक्षर त्र में जुड़ा है वो शब्द है तो वो पहले मिलेगा और फिर त्र मिलेगा। फिर ज के क्रम में आपको ज्ञ मिलेगा और श के क्रम में आपको श्र मिलेगा। तो इस तरह से श, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन आपको अंत में नहीं बल्कि जिस वर्ण से वो बने हैं, जिस व्यंजन से मिलकर वो बने हैं, व्यंजन के योग से बने हैं, वहां उनका स्थान निर्धारित है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे क से जो कोई शब्द शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले कम, फिर कम के बाद अगर क पर अर्धचंद्र है, अर्धचंद्र बिंदु है, तो उसका कोई शब्द है वो भी आएगा। फिर कहा विसर्ग के साथ वो आएगा, फिर आएगा क, फिर काम, फिर काम,
किम, की, फिर बड़ी की मात्रा के साथ अनुस्वार की, कु, कु, क्री, क्री, के, कई, कई, कौ, को, को, और फिर कौ के बाद यानी कौ के बाद जो है आधा क, उससे हलंत क से बने हुए जो व्यंजन है वो अंत में आए। सबसे पहले शब्द आएगा कंकाल, फिर कठिनाई, फिर कार्य, किसान, क्रूर और क्षेत्र। ये 5 शब्द अगर हमें क्रम से लगाने हैं तो कंकाल, कठिनाई, कार्य, किसान, क्रूर और क्षेत्र, इनका वर्ण विच्छेद भी आप यहाँ देख सकते हैं और आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। अब कुछ शब्द यहाँ देखिए, इनका अगर हम क्रम लगाएं, सभी अ से शुरू हो रहे हैं, आ से हो रहे हैं, जैसे अमित, अमीय, अमल, आशय, अली और अलिक। इनका सही क्रम क्या होगा? इनका सही क्रम होगा देखिए अमल, यानी अ से शुरू हुआ, अम से तो कोई शब्द यहाँ था नहीं तो हमने शुरू किया अ से, फिर अ में कोई मात्रा नहीं है, म में कोई मात्रा नहीं है, ल में कोई मात्रा नहीं है, ये पहले आ गया, यानी सबसे पहले अ से शुरू हुआ, फिर अ के बाद म, फिर म ही था लेकिन आ की मात्रा थी इसलिए उसका स्थान दूसरा आया, फिर उसके बाद अ के बाद म है लेकिन ई की मात्रा थी तो आ के बाद उसका स्थान निर्धारित हुआ, यानी अमा के बाद अमी, फिर अमित और अमीय, यानी देखिए पहले अ का क्रम, फिर दूसरे व्यंजन का भी क्रम रखा जाता है, फिर तीसरे का भी, क्योंकि अमित के बाद अमीय क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले त आता है वर्ण में और फिर ये आता है, इसलिए पहले अमित का स्थान निर्धारित होगा और उसके बाद अमीय का स्थान, यानी पहला दूसरा अक्षर अगर वर्ण उसका अगर समान है तो तीसरे अक्षर के अनुसार उसका क्रम निर्धारित होता है, तीसरा भी समान है तो चौथे अक्षर के अनुसार उसका क्रम निर्धारित होता है। उसी क्रम में आपको लगाना है। आपको इस तरह के विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं कि सही क्रम शब्दों का क्या होगा, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से सोचना है कि किस क्रम में ये शब्द रखे जाएंगे और सही ऑप्शन को, सही विकल्प को चुनना है। फिर अमी के बाद अली, क्योंकि म के बाद ल आता है और इसलिए अली, और फिर अलिक, इस क्रम में इन शब्दों को हम रख सकते हैं। शब्दकोश में संकेताक्षर होते हैं, जैसे वी का मतलब होता है, मतलब शब्दों के साथ ही वहाँ कोष्टक में ये दिए होते हैं संकेत के अक्षर। तो वी का मतलब विशेषण, सम है तो संस्कृत, पु है तो पुल्लिंग, श्री है तो स्त्रीलिंग, अ है तो अरबी, फा है तो फारसी। कहीं कुछ विषय से जुड़े हुए शब्द भी होते हैं, जैसे जो है तो ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, वो लिखा जाए, मतलब इसकी सूची शब्दकोश में पहले पन्ने पर ही होती है। ध्यान रखिए, किसी भी शब्दकोश में जो संकेत अक्षर होते हैं उन संकेत अक्षरों का क्या अर्थ है, संकेत अक्षरों का क्या हमें समझना है, उससे मतलब इसकी एक सूची पूरी, सभी संयुक्त अक्षरों की संकेत अक्षरों की जो उस शब्दकोश में आए हुए हैं, प्रयोग किए गए हैं, उनकी एक सूची उनके विस्तार के साथ शब्दकोश में शुरू में ही, आरंभ में ही दी होती है। उसको जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हम इन संकेताक्षरों को समझ सकें। प्रारंभ के पृष्ठों पर जाता है। और भी कुछ बहुत सारे संकेताक्षर होते हैं, जितने भी उस शब्दकोश में निर्धारित होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, वो उसकी सूची आपको प्रारंभ के पन्नों पर मिलती है। तो कहीं कहीं व्याकरणिक की ये भी, जैसे विशेषण, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सर्वनाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो स्त्री के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के लिए पु, सर्वनाम के लिए सर्व, बहुवचन के लिए बहु, विशेषण के लिए वी, प्रत्यय के लिए प्र, उपसर्ग के लिए उप, भाषा संदर्भ अगर है तो सम लिखा जाता है संस्कृत के लिए, हिन लिखा जाता है हिंदी के लिए, अ लिखा जाता है अरबी के लिए, अम लिखा जाता है अंग्रेजी से अगर वो शब्द आया है इस तरह से, हा लिखा जाता है फारसी के लिए। तो स्रोत जो है, इस तरह से भाषा के स्रोत के लिए भी संक्षेप चिन्ह होते हैं, व्याकरणिक परिचय के लिए संक्षेप चिन्ह होते हैं, और इन संक्षेप चिन्हों की सूची शुरू में ही दी होती है, उसको हम पढ़े
तो हम समझ सकते हैं, आसानी से समझने में हमारी जो है वो अच्छी तरह से उसके विस्तार को हम समझ। अब शब्दकोश के संदर्भ में ध्यान रखें, फिर एक बार थोड़ा सा विजन के तौर पर महत्वपूर्ण बात है कि शब्दकोश शब्दों का खजाना है और एक भाषा विशेष के समुदाय से प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उसमें रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्दरूप, इस प्रकार विभिन्न संदर्भों की अर्थों के साथ जानकारी दी जाती है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला ही होती है क्रम में, लेकिन हिंदी वर्णमाला अ से शुरू होती है और शब्दकोश में सबसे पहला वर्ण शुरू होता है अम, अनुस्वार अ के साथ, और अगले व्यंजनों में भी अनुस्वार से ही वो प्रारंभ होता है। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन है, वो सबसे अंत में आते हैं क्रम से, लेकिन शब्दकोश में उनका क्रम वहां रखा जाता है जिन व्यंजनों से वो मिले हुए हैं। इस बात को कभी भूलना नहीं। अंत में जाकर क्ष, कृ, ज्ञ और ये सारे वर्ण आपको ढूंढने नहीं है, वो वही ढूंढने हैं जिन व्यंजनों से वो बने। जैसे क्ष बना है क से, ज्ञ बना है ज से, त्र बना है त से और श बना है श से। स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद रखे जाते हैं। स्वर रहित मतलब हलंत। जैसे क्या शब्द अगर है तो वो कौस्तुभ के बाद आएगा, यानी कौस्तुभ के बाद क्या, उसके बाद क्यारी, क्यारी के बाद और कोई शब्द, और उसके बाद फिर क के साथ श जुड़ना जहां शुरू हो जाएगा वहां क्षत्रिय शब्द पहले आएगा। ठीक है। देखिए कुछ प्रश्न हैं जैसे आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे निम्न में से शब्दकोश क्रम में सबसे पहले शब्द आएगा, जैसे प्रकाश, पंकज, पत्र और पात्र। तो स्वाभाविक है कि अनुस्वार से शुरू होगा कोई भी वर्ण, तो पंकज शब्द यहाँ पर पहले आएगा। निम्न में से शब्दकोश क्रम में सबसे अंत में आने वाला शब्द, देखिए अंत में कौन सा आएगा? क्षेत्र है, कार्य है, गाय है और अंकित है। तो इनको जब हम क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा अंकित, फिर आएगा कार्य, फिर आएगा क्षेत्र और फिर आएगा गाय। अब यहाँ गलती क्या हो सकती है? क्ष के आधार पर कोई बच्चा जो है क्षेत्र को जो अंत में लगा सकता है, लेकिन इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि क्ष जो है वो ग से पहले आएगा क्योंकि वो क में निर्धारित है। ठीक है। तो यहाँ अंत में आने वाला, सबसे अंत में, इन चारों में से अगर रखा जाए क्रम में तो सबसे अंत में शब्द आएगा गाय। अगला प्रश्न है देखो कि निम्न में शब्दकोश क्रम के अनुसार सही विकल्प है। अब चार शब्द यहाँ है, देखिए कर्म, क्षमा, क्रम और खुशी। अब यहाँ सबसे पहले कर्म शब्द आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा क्रम, फिर उसके बाद आएगा क्षमा और उसके बाद फिर ख से शुरू होने वाला खुशी। तो ये तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब चौथा प्रश्न देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है, बिल्कुल सही। चाहे कोई भी टॉपिक हो, क्रम वही शब्दकोश में जो रखा जाता है वर्ण के अनुसार, उसी तरह से क्रम वहां भी रखा जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों कथन सही है। तो तीसरा विकल्प ग, दोनों कथन सही है। पांचवा प्रश्न देखो, संयुक्त अक्षर का शब्दकोश के अनुसार क्रम है, क्या है? देखो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इनका क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क वर्ण आता है, इसलिए क्ष पहले आता है। फिर उसके बाद ज आता है, ज के साथ बना हुआ वर्ण है ज्ञ, तो सबसे पहले क्ष होगा, फिर ज्ञ होगा, फिर त वर्ण के साथ बना हुआ त्र आएगा और फिर अंत में आता है श्र। तो सही क्रम शब्दकोश में इन चारों का क्या होगा? पहले क्ष, फिर ज्ञ, फिर त्र और फिर श्र। यानी गलती यहाँ हो सकती है कि क्ष और ज्ञ को हम लास्ट में रख सकते हैं, अंत में, अगर कुछ ना सोचे समझे बिना, चलो क्ष और ज्ञ अंत में होता है तो ये संयुक्त अक्षर है तो अंत में ही आ जाएंगे, ऐसा बच्चे सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि क्ष क में आएगा इसलिए पहले आएगा,
ज्ञ ज में आएगा, त्र त में आएगा और श्र स में आएगा, श में आएगा। और इसलिए जो है ये क्रम क्ष, ज्ञ, त्र और श्र ये सही है। ठीक है। कुछ और शब्द है, देखो इनको हम क्रम से लगाते हैं। परीक्षण, परिक्रमण, परिक्रम, विश्वामित्र, हिमाश्रय, हृदयंगम, ग्वालीन, घंटा, योगान, घटक, घट, इच्छित, इच्छुक, अंत, अंक, अवरुष्टि, दाहन, उद्योग और जिज्ञासु। अब इनका सही क्रम देखो क्या है। सबसे पहले आएगा अंक, क्योंकि अंक के अ के बाद क आ रहा है, फिर अंक के बाद त आ रहा है तो अंतः, फिर आवृष्टि, इच्छित, इच्छुक। अब इच्छित इच्छुक में ई की मात्रा पहली है, फिर ऊ की मात्रा, बिल्कुल सही है। फिर उदाहन, फिर उद्योग, ग्वालीन, फिर घंटा, फिर घट और घटक, जिज्ञासु, परिक्रम, परिक्रमण, क्योंकि इसमें न बढ़ गया तो बाद में आएगा। परीक्षण, योगान, विश्वामित्र, हिमाश्रया और हृदयंगम। इस प्रकार से इनका सही क्रम हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आजकल शब्दकोशों का ई स्वरूप भी आप देख सकते हैं। कई सारे इंटरनेट जमाना है, तो इंटरनेट के ज़माने में ये शब्दकोश ई शब्दकोश में रूप में भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ भी अब वहाँ हम सर्च करते हैं तो तुरंत वही शब्द हमें वो सिस्टम जो है सर्च करके ले आता है। वहाँ एक एक वर्ण के बाद हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर उसका एक बुनियादी ढांचा देखें उस ई शब्दकोश का भी, तो उसमें भी जो रखा गया हुआ है पूरी फाइल अगर आप देखेंगे तो उसमें भी उसी क्रम का निर्धारण या उसका अनुपालन किया जाता है जो शब्दकोश में या हार्ड कॉपी में जो होता है वही वहाँ पर ई संस्करण में भी होता है। तो शब्दकोश के संदर्भ में इतनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी है। एक प्राथमिक परिचय शब्दकोश का हमें लेना था और इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि शब्दकोश की सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। कोई भी शंका है आप कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।